We expect a question from this topic in structured paper for at least 2-3 marks. और initially जब कोई अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। Yes. सर ऑर्गेनिक फिनिश होगी है? जी बेटा, ऑर्गेनिक के तो हमने फातिहा पढ़ दी है लास्ट क्लास में। और सैटरडे को तो थी। सैटरडे की क्लास से पहले हमने लाइक उससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स वगैरह किए थे। तो उसके बाद फिर कुछ जो नए टॉपिक थे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, ये मैंने सैटरडे की क्लास में कराया था। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की है ग्रुप में। ओके लोग ये सारी रिकॉर्डिंग जरूर देखें और मेरी कोशिश होगी कि इन सारी रिकॉर्डिंग्स को बाय आफ्टर टुमारो जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस में ली हैं क्लासेस, वो मैं सारी एक दफ़ा एक ही साथ दोबारा शेयर कर दूं। और जो पीडीएफ्स मैंने कुछ शेयर किए हैं या भी करूंगा, वो भी मैं एक साथ ही शेयर कर दूंगा। तो उनको फिर आप डाउनलोड कर लें या नोट कर लें, क्योंकि फिर अगर आपको याद ही नहीं है कि ये चीज़ ऑनलाइन क्लास में हुई थी या इसके ये पीडीएफ नोट्स हैं, तो मुश्किल होगी। अच्छा, मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैंने कहा कि इसके नोट्स आपने नहीं लेने, इसकी डिटेल जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर डिटेल में लिखी हुई है, वो मैं आपसे भी क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगा। You just need to know that mass spectrometry is a device or a technique which is used to find the number of isotopes of an element. किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं वो फाइंड करने के लिए यूज होती है। और ज़्यादा जो इसकी मेजर एप्लीकेशन जो A2 में थी, वो अब AS में आ गई सारी। वो किसी बड़े कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फाइंड करने के लिए यूज होती है। अच्छा, अब इन टेक्निक्स की डायग्राम और डिटेल्ड वर्किंग ऑफ द ऑपरेटर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। एक ये और एक IR है, इंफ्रारेड, वो छोटी टेक्निक है, वो सिलेबस में 3-4 साल से है। लेकिन इनमें से किसी ऑपरेटर्स की वर्किंग या लेबलिंग आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उसमें टिपिकली ये ग्राफ्स आते हैं और उन ग्राफ्स को आपने समझना है। स्टिल मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दूंगा कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में होता क्या है, like इस डिवाइस या ऑपरेटर्स में how does it work. So there is this chamber which has this electron gun in it. इस तरह से इस पे इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है और उसमें आप अपना सैंपल जिसका आपने एनालिसिस करना है, कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है जिसका आपने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, तो यू जस्ट स्टैंड दिस सैंपल इनटू द आयनाइजेशन चेंबर, इधर वो आता है और इलेक्ट्रॉन गन से फिर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो सैंपल के ऊपर आके स्ट्राइक करते हैं। इसके आगे ये हमारे पास सेंसर है और इस ट्यूब के ऊपर बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और दिस पार्ट हियर इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट और एक्सेलेरेटर, और इसके बीच में एक ओपनिंग होती है यहाँ पर। और व्हाट हैपेंस इज के जो आपने सैंपल के मॉलिक्यूल्स अंदर भेजे थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन गन से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन वुड कम और वो आके स्ट्राइक करते हैं सैंपल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। एंड देयर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन लाइक बुलेट्स, हाई एनर्जी एंड वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं कि जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं सारे, उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, यूनिपॉजिटिव आयंस, या आप कह लें उनके फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, जैसे ये फ्रेगमेंटेशन होती है, पॉजिटिव आयंस बनते हैं, ये एक्सेलरेटर नेगेटिवली चार्ज प्लेट इनको पुल करके फील्ड में लाता है और फील्ड से ये डिफ्लेक्ट होते हैं। चार्ज सब पे +1 होता है, लेकिन सबका साइज और मास फर्क होता है। डिफ्लेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन मास, और ये पार्टिकल्स जाके स्ट्राइक करते हैं ऑन द सेंसर एट डिफरेंट पॉइंट्स। चार्ज तो सब पे +1 होगा, लेकिन मास चूंकि डिफरेंट है, जो हैवियर पार्टिकल है वो कम डिफ्लेक्ट होता है, वो आगे जाके स्ट्राइक करता है, लाइटर पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये सब चीजें इसकी वर्किंग और ऑपरेटर्स में आती हैं जो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको जो चीज समझनी हुई है, your sample gets turned into positive ions fragments, they strike on the sensor at different positions, और वो फिर पॉइंट्स सेंसर हमारे लिए ग्राफ पे पीक्स की फॉर्म में प्लॉट कर देता है। क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ्स आते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा आइडिया ऑपरेटर्स का नहीं दें तो स्टूडेंट्स को फिर आइडिया नहीं होता कि ये पॉजिटिव आयन किधर से आ रहे हैं, ये पीक्स किधर से बन रही हैं। तो ये सिर्फ रफ आइडिया मैंने आपको दिए इसकी वर्किंग के लिए। अच्छा, जो पीक्स हैं वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के बनती हैं, उनको अब आपने समझना है।
और ये सब चीज़ें जैसे मैंने कहा कि नोट्स में ये डायग्राम भी होगी, हर चीज़ होगी, तो मैं भी एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आपने उसमें ये टेंशन नहीं लेनी कि ये मैं लिख लूँ या ये नोट कर लूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा आपके पास, नोट्स भी होंगे। इस टॉपिक को एटलीस्ट आपने एक दो दफ़ा ज़रूर देखना दोबारा। अच्छा, जब कोई मॉलिक्यूल आता है, लेट्स से हमारे पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में था, और इलेक्ट्रॉन गन से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आके इस मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन आके अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आके स्ट्राइक करता है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देता है, तो क्या होगा कि बॉन्ड तो नहीं ब्रेक हुआ कोई, लेकिन जो मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, इट विल एक्चुअली बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया हुआ है। तो अब ये पॉजिटिव आयन या फ्रेगमेंट जो बनेगा हमारे पास, आपने देखना उसका मास कितना है। अब इथेनॉल है, उसका जो मास है बेस्ड ऑन इट्स चार्ज, ई चार्ज के लिए, एम मास के लिए, चार्ज सब पे +1 है, लेकिन जो मास है इसका वो इसका एम आर होगा, दैट इज 46। अब ग्राफ हमारे पास जो मिलता है आपको क्वेश्चन में, जैसे मैंने कहा, उसमें वाई एक्सिस पे परसेंटेज होती है, अबंडेंस होती है, रिलेटिव हाइट्स, एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशियो होगी। तो होगा क्या कि ये जो इथेनॉल है पूरा मॉलिक्यूल, ये जाके बनाएगा पीक, और इसकी पीक जो है उसको हम बोलेंगे एम पीक फ्रैगमेंट, और एम पीक, एम पीक इज द पीक मेड बाय द होल मॉलिक्यूल इटसेल्फ। पूरे मॉलिक्यूल ने पीक बनाई है, इसमें कोई एटम कम नहीं हुआ, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज इसका एक लोन पेयर निकल गया था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मास जो था 46 है, वो 46 हमने जैसे इसका एम आर निकालते हैं वैसे निकाला, 24 फॉर कार्बन, 5 + 17 फॉर OH, 46। तो अब 46 के ऊपर इसकी एक पीक बन जाएगी, मास ऑफ 46 पे इट वुड फॉर्म अ पीक, और अगर उस पीक के ऊपर लिख दिया एग्जामिनर एम पीक इस तरह, तो आपने समझ जाना है कि एम पीक जो है वो उस मॉलिक्यूल के एम आर को रिफ्लेक्ट कर रही है। एम पीक रेफर्स टू द एम आर ऑफ द कंपाउंड। इस तरह की 3-4 पीक्स हैं जिनको आपने याद रखने, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा नोट्स में भी मिलेगी, आपको इधर भी बताऊंगा। ये पीक्स की इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है सिलेबस में, वो आपने याद रखनी है। एंड नेचुरली देयर कुड बी मेनी अदर पीक्स व्हिच आर नॉट इन आवर सिलेबस व्हिच वी गेट इन मास स्पेक्ट्रो, तो वो आपको उनकी टेंशन नहीं लेनी, वो क्वेश्चन में भी नहीं आएंगे। अच्छा, अब लेट्स से कि एक और इलेक्ट्रॉन आता है इलेक्ट्रॉन गन से, और वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आके ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये पूरा पॉजिटिव आयन फ्रेगमेंट बन जाएगा मेरे पास, which will be like C2H5 O पॉजिटिव। अब इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया। अब एक हाइड्रोजन जब कम हो जाएगा तो उसका मास होगा 45 इस फ्रेगमेंट का, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम होने से मास डिक्रीज होगा। तो लेट्स से कि अगर 45 पे आपको एक पीक मिले, उसकी हाइट कितनी है, ऊंची है, छोटी है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि इथेनॉल में से जो 45 पे पीक बनेगी वो बनेगी बिकॉज ऑफ C2H5O पॉजिटिव। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि द गिवन मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऑल द फ्रैगमेंट्स आर +1, +2 कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन गन से, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। और उसके बाद वो जो फ्रैगमेंट्स हैं, दे फॉर्म पीक्स ऑन द ग्राफ, एंड फ्रॉम द मास ऑफ द फ्रैगमेंट वी कैन एक्चुअली गेस कि ये फ्रैगमेंट है कौन सा। इट्स जस्ट लाइक कि अगर एक पजल होती है, जिक्सॉ पजल जो बच्चों की होती है डिफरेंट प्ले करने वाली, अगर उसमें कोई एनिमल की पिक्चर है, एलिफेंट है, हॉर्स है, जिक्सॉ पजल की, तो अगर आप वो उस पजल के पीसेस करके दे दें एक बच्चे को कि जोड़ के बताओ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एनिमल इज इट, तो वो थोड़ी देर में आपको पीसेस को ज्वाइन करके बता देगा कि ये एलिफेंट है, ये हॉर्स है। सेम इज द रैशनल बिहाइंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी क्या होता है कि जो कंपाउंड है, उस मास स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो आपको उस कंपाउंड के फ्रेगमेंट्स करके दे देता है, उनके मास बता देता है, और उन फ्रेगमेंट्स को फिर कंबाइन करके जोड़ के हम पता कर लेते हैं कि ये कंपाउंड क्या होगा। लेट्स पे के एक इलेक्ट्रॉन आता है जो आके इलेक्ट्रॉन गन से ये CH2 ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। देखिए, अगर आपने 1 मोल भी लिया ना इथेनॉल का, तो 1 मोल ऑफ इथेनॉल, I hope you remember that it consists of 6 × 10⁻23 molecules. These are billions of molecules of ethanol.
तो हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट तरह से फ्रेगमेंटेशन हो रही होगी उसकी, किसी का कोई बॉन्ड टूट रहा है, किसी का कोई टूट रहा है, एंड ऑल ऑफ दोज बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल ब्रेक इनटू सम सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, और वो जाके ग्राफ पे पीक्स बनाते हैं। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन आके ये बॉन्ड ब्रेक कर दे तो इसमें से ये ऑर्गेनिक रेडिकल इथाइल निकलेगा। इथाइल का जो मास होगा इट विल बी लाइक C2H5 का आप जैसे MR निकालते हैं 24 + 5 29 पे पीक आ जाएगी। फिर इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन आता है और वो इसको ब्रेक कर दे, इसमें से मिथाइल निकलेगा, मिथाइल की पीक आएगी CH3+ पे, इसका मास होगा 15 पे। तो अगर आपको 15 पे एक पीक नजर आए, फिर 29 पे एक पीक नजर आए, वो छोटी है या बड़ी है उससे हमारा कंसर्न नहीं, तो हम बता सकते हैं कि 15 वाली जो पीक है इट इज बिकॉज ऑफ CH3+ एंड 29 पे इट इज बिकॉज ऑफ C2H5+। अब द थिंग इज कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको अब उसकी तरफ लेके आता हूँ। क्वेश्चन इसमें से इस तरह से आते हैं, और AS में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो ये कि इसी तरह से आपको लेट्स एग्जामिनर दे देता है कि ये एक अल्कोहल है, इथेनॉल है जैसे, और उसका आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालिसिस किया, और उसमें आपको वो कोई ग्राफ पे पीक्स दे देते हैं, वो उन पीक्स के मास गिवन है। तो फ्रॉम द गिवन कंपाउंड एंड गिवन फ्रैगमेंट्स देयर मास, you could actually figure out what fragment could that be, like इथेनॉल में से आपने ये गैस करना होगा कि किस फ्रैगमेंट का मास 29 है। तो आप इसको जब ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे जब मैं इस इथाइल ग्रुप को लूंगा तो इथाइल का मास 29 है, मिथाइल का मास 15 होगा, फिर 46 पे अगर उसने खुद M लिख दिया आपको, तो ये आपको बता रही है कि इस अल्कोहल का MR जो है वो 46 है। So MP की ये सिग्निफिकेंस। तो इस तरह से फ्रॉम द गिवन कंपाउंड एंड मास ऑफ द फ्रैगमेंट्स यू शुड बी एबल टू फिगर आउट द रिक्वायर्ड फ्रैगमेंट आस्क्ड। सारे फ्रैगमेंट्स एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा होता, मतलब हो सकता है कि इथेनॉल के इससे ज्यादा भी फ्रैगमेंट्स बन रहे हो, लेकिन जो उसने ग्राफ पे दिए हैं या पूछे आपने उन्हीं पे फोकस करना है और उनका मैथ्स सोच के तो आप वो फ्रैगमेंट लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन रिक्वायर्ड। Like we expect if this question could come in MCQs, the examiner might ask you that this ethanol is fragmented by mass spectroscopy. So which of the fragment is formed at mass to charge ratio of 29? तो अगर आपको याद हो कि इथाइल का बनता है तो आप गिवन फ्रैगमेंट्स कॉम्बिनेशन में से इथाइल को टिक करके आगे जा सकते हैं, लाइक इस तरह से ABCD में से। लेकिन अगर बाकी फ्रैगमेंट्स का मैथ आप देखेंगे तो उसको टैली नहीं करेगा। जैसे लाइक वन वे द क्वेश्चन कुड बी प्लेस्ड। अब इस एग्जांपल में जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है ना टेक्निकली, आप बाकी फ्रैगमेंट्स बेसिक नाम भी याद रखें, ये M पीक वाली इंफॉर्मेशन है कि जो M पीक होती है दैट रेफर्स टू द MR ऑफ दैट कंपाउंड। लाइक अगर आपको M पीक ग्राफ पे लेबल्ड मिलती है तो दैट विल टेल यू कि इस कंपाउंड का MR कितना है। अब इसके बाद दो तीन पीक्स और हैं, वो बड़ी टू द पॉइंट है क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन था, मैंने इस पर ज़्यादा टाइम लगाया, तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। आप रियली रिकमेंड कि आप एक दफ़ा ये पीक समझ लें फिर आप क्वेश्चन पूछें। और इस टॉपिक के लिए मैंने कहा है कि अगर आप लोग मॉक के बाद कुछ टाइम निकाल के फेस टू फेस में आ जाए, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी डायरेक्ट प्रैक्टिस करा दूंगा जो A2 वाले हैं। अच्छा, उसके बाद होती है M+1 पीक, और ये जो पीक है इट इज फॉर्म्ड बाय heavier isotope of carbon। जो कार्बन का heavier isotope है कार्बन 13, वो ये पीक बनाता है। और इस पीक का फायदा जो हमें होता है वो ये है कि इट हेल्प्स टू फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। और वो कैसे करते हैं हम, इसका फार्मूला n × 1.1/100 इक्वल्स टू m+1/m। लाइक जो ग्राफ के ऊपर M+1 पीक और M पीक की हाइट की रेशियो होगी इट इज इक्वल टू n × 1.1/100। तो आपको क्वेश्चन में इन दोनों पीक्स की हाइट्स की रेशियो मिलती हैं, ये आपने इक्वल कर देनी है n × 1.1/100 के, और इसमें जो n है वो टेक्निकली नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो M+1 पीक जब आपको नजर आएगी ग्राफ पे, लाइक अगर इथेनॉल का ग्राफ है और मास टू चार्ज के अगेंस्ट आपने परसेंटेज प्लॉट की हुई है, तो द पीक दैट यू सी आफ्टर M पीक टिपिकली बड़ी छोटी सी पीक होती है,
उस पर समटाइम एग्जामिनर लेवल कर देता है +1, कभी नहीं भी करता। एम पीक के बाद जो पीक नजर आएगी दैट इज कॉल्ड M+1, और वो कौन बना रहा है? वो कार्बन का हैवियर आइसोटोप बना रहा है 13। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास इथेनॉल है, अगेन CH3CH2OH, और इसमें कार्बन 13 आ जाए, जो कार्बन 13 है ये बेचारा ओनली 1% है नेचर में, कार्बन 12 इज अबाउट 99%। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 एटम्स है कार्बन के, तो उनमें 99 कार्बन 12 होंगे, सिर्फ एक कार्बन 13 होगा, तो इसकी परसेंटेज कम होती है, इसलिए इसकी पीक की हाइट भी बहुत छोटी होती है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक इथेनॉल है तो उसमें 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन में से एक कार्बन ही कार्बन 13 हो सकता है, दोनों का 13 होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज कार्बन 13 इज जस्ट 1% इन नेचर। तो अगर एक कार्बन 13 है तो दूसरा कार्बन 12 होगा। अब इस अल्कोहल का MR 46 नहीं होगा, बट हैवियर आइसोटोप आने से इसका MR 47 हो जाएगा, एक नंबर से इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर M पीक 46 पे बन रही है तो M+1 पीक विल बी फॉर्म्ड एट 47। हमें इस पीक का क्या फायदा है कि जो M पीक की हाइट है और M+1 पीक की जो हाइट है, इनकी रेशो से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम बता सकते हैं। लाइक अगर एक अल्कोहल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन गिवन नहीं है, CXH11O समथिंग दिया हुआ है, वैसे भी गैस हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम उसको इक्वल करते हैं इस फॉर्मूला के n × 1.100 से। एंड एज आई सेड कि आपको M+1 और M पीक की हाइट्स की रेशियो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, लाइक ये में भी 48 है और ये 5 है या समथिंग जो भी है, तो 48/5 48 नहीं 5/48 करके इस फॉर्मूला से आप n की वैल्यू निकालेंगे। ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मैथ स्पेक्ट्रो से A2 में आता था, और 2-3 नंबर का। और इसके आगे एक और टेक्निक है, हम NMR A2 में वो ये इस पार्ट को फिर उससे लिंक कर देते हैं। आई अगेन स्ट्रॉन्गली बिलीव कि AS में अगर स्ट्रक्चर्ड पेपर में क्वेश्चन आया इससे 2 या 3 मार्क का, तो वो बेसिकली M+1 पीक पे होगा, और उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाइट्स के रेशियोज गिवन होंगे और उसमें से वैल्यू ऑफ n निकालेंगे। और ग्राफ पे अगर M+1 दी हुई है और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि जी व्हाट डज M+1 सिग्निफाई, क्या चीज शो कर रही है, आपने ये बता देना ऊपर जो पॉइंट मैंने लिखा और नोट्स में आपको मिल जाएगा। इट इज फॉर्म बाय द हैवियर आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो एक होगी M पीक, फिर M+1 पीक, और इसके बाद है M+2 पीक। ये 3 मेजर पीक्स आपके सिलेबस में, तो मैं M+2 पीक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ लें। जो M+2 पीक है, किसी भी कंपाउंड की अगर आपको ग्राफ पे M+2 पीक नजर आए तो ये शो करती है हैलोजन एटम की प्रेजेंस को, 1 हैलोजन, कि उस कंपाउंड में कोई एक हैलोजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये CH3CH2Cl है, इस कंपाउंड का जब हम MR मास स्पेक्ट्रम का ग्राफ करेंगे तो उसमें हमें जो पीक्स नजर आएंगी उसमें M पीक के साथ साथ, अगर लेट्स से ये M पीक है, इसके बाद एक M+1 होगी छोटी सी, वो कार्बन 13 बना रहा होगा, उसके बाद मुझे M+2 पीक भी नजर आएगी। अब उस पीक पे हो सकता है M+2 लिखा हो सकता है ना लिखा हो, लेकिन M+2 पीक शोज प्रेजेंस ऑफ 1 हैलोजन एटम इन द कंपाउंड। अब जो हैलोजन है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन सब शामिल है, लेकिन आपके सिलेबस में उन्होंने रखा हुआ है क्लोरीन को और ब्रोमीन को। लाइक अगर वो हैलोजन क्लोरीन है, then the ratio of M and M+2 peak on the graph will be 3:1, और अगर वो ब्रोमीन हुआ तो ये होगी फिर 1:1। ये हाइट की रेशियोज हैं। अगर क्लोरीन होगा वो हैलोजन तो फिर M peak will be 3 times taller than M+2। जैसे ये इस कंपाउंड में मैंने क्लोरीन लिखा है, तो इसकी जो पीक की हाइट है वो M+2 की वो M पीक से आप समझ लें 3 times शॉर्टर होगी। और अगर वो ब्रोमीन हुआ तो ये दोनों की हाइट इक्वल होगी। इसकी रीजन भी है, रीजन वो सिलेबस वाले एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन रीजन इसकी है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक 35 एक 37। तो जो 35 है ये 70% है नेचर में, और जो 37 है ये 30% है। तो जो क्लोरीन 35 है वो M पीक में जाता है, लाइटर आइसोटोप,
और जो 37 वाला क्लोरीन है वो M+2 पीक में जाता है। तो because chlorine 35 is more in percentage, so probability of chlorine 35 to be this is more than about 3 times more than 37. Whereas bromine के केस में bromine के भी दो isotopes हैं, एक bromine 79 है, एक bromine 80 है, लेकिन नेचर में दोनों की परसेंटेज इज ऑलमोस्ट इक्वल, एक 51% और एक 49% है। तो अगर ये हैलोजन इसमें ब्रोमीन हो इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, तो 17 वाला M पीक बनाएगा और 80 वाला M+2 पीक पे आएगा, लेकिन चूंकि दोनों की परसेंटेज मेजर में इक्वल है, तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ M and M+2 पीक विल रिमेन सेम। लाइक ये जो पीक होगी इसकी M+2 की और M की हाइट ब्रोमीन के केस में सेम होगी। ये रेशियो आपने याद करनी है। अगर क्लोरीन हुआ तो हाइट की रेशियो 3:1, ब्रोमीन हुआ तो 1:1, क्योंकि इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह देता है कि ये ग्राफ आपको मिल जाएगा और वो आपसे कहेगा कि जी ये एक कंपाउंड है, उसमें उसका फॉर्मूला है C2H5X, तो वो आपसे कहेगा कि X इज अ हैलोजन एटम, और हो सकता है ये ना भी कहे, वो आपसे कहेगा कि बाय लुकिंग एट द ग्राफ सजेस्ट व्हाट इज दिस एलिमेंट X। तो आप बताओगे, जैसे ही आपको M+2 पीक नजर आए तो आप कहेंगे इसमें हैलोजन एटम प्रेजेंट है, 1 हैलोजन। तो फिर वो अगर आपसे पूछे कि ये हैलोजन है तो कौन सा हैलोजन है, तो फिर आपने देखना है कि M+2 और M पीक की हाइट की रेशियो क्या है। अगर वो इक्वल है तो आप कह दें ये ब्रोमीन है, और अगर वो 3:1 है तो फिर वो क्लोरीन होगा। और ये जैसे आइसोटोप्स के रिलेटिव परसेंटेज से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये भी याद रखेंगे, ऑल्दो इसकी रीजनिंग एग्जामिनर नहीं पूछ रहा होता। सो M पीक, M+1 पीक, M+2 पीक। M पीक कौन बनाता है? पूरा मॉलिक्यूल खुद से, वो उसके MR को रिफ्लेक्ट करती है। M peak is formed by the heavier isotope of carbon and that is 13, और उसका हमें फायदा क्या है कि उसके थ्रू हम नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला n into 1.1/100 equals to M+1/m। फिर M+2 पीक जो है वो हैलोजन का एक एटम बनाता है एंड योर सिलेबस हैज दिस क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओनली इन इट। अगर वो क्लोरीन हुआ तो रेशियो विल बी 3:1, ब्रोमीन हुआ तो 1:1। अच्छा, इसके बाद एक और पीक है M+4, वो सिलेबस में तो नहीं लिखी, लेकिन पास पेपर में उसके क्वेश्चन नजर आते हैं, तो मैं ऑन सेफर साइड आपको वो भी बता देता हूँ। M+4 पीक shows presence of 2 halogen atoms। इनफैक्ट ये जो टॉपिक्स है ना, मैथ स्पेक्ट्रो, IR और ये NMR वगैरह, ये लेटेस्ट टॉपिक्स हैं और इनमें सिलेबस को एग्जैक्ट गाइड नहीं करता कि आपने कितनी डेप्थ तक जाना है। तो M+4 पीक आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी, लेकिन पास पेपर में क्वेश्चन में नजर आएगी। अगर किसी कंपाउंड में 2 हैलोजन के एटम्स हैं तो फिर हमें उस पर M+2 पीक भी नजर आएगी। लाइक अगर वो दोनों ब्रोमीन है या दोनों क्लोरीन है। एक ब्रोमीन एक क्लोरीन की का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर वो दोनों ब्रोमीन हो या दोनों क्लोरीन हो, तो फिर ये जो M+2 M+4 पीक्स हैं, इनकी जो हाइट्स की रेशियोज हैं, दे वुड बी in this ratio, like 9:6:1 for chlorine, and bromine अगर हुआ तो 1:2:1। और अगेन ये रेशियोज को आपने रट लेना है, लेकिन इनकी जस्टिफिकेशन ना A2 में कभी उन्होंने पूछी ना इधर रिक्वायर्ड है। वो ये है कि अगर आप इसको क्लोरीन को A+B² फॉर्मूला से प्रूव करें तो भी रेशियोज निकलाते हैं, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। अब फॉर अ कंपाउंड वेयर यू हैव 2 हैलोजन एटम्स, उसके ग्राफ में आपको M पीक के साथ साथ M+1 भी नजर आएगी, M+2 भी नजर आएगी और साथ उसके M+4 भी नजर आएगी। लेकिन फर्क क्या होगा कि अगर वो दोनों ब्रोमीन होंगे तो फिर उसमें जो M+2 पीक की हाइट की रेशियो है, लाइक अगर ये M+1 है, सॉरी M पीक है, ये M+2 है, ये M+4 पीक, इन पीक्स की जो हाइट्स की रेशियोज हैं, they'll be in this combination, like n पीक और M+4 की हाइट इक्वल होगी, बट जो M+2 पीक है वो डबल होगी हाइट में। और इसकी रीजन भी यही है जो मैंने प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था
अगर 2 हैलोजेंस हैं तो फिर उसमें एक सेकंड। देखिए अगर दोनों हैलोजन ब्रोमीन के हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ब्रोमीन हो सक 79 होंगे कि 80 होंगे, वो रफली मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, लेकिन अगेन एट द एंड यू जस्ट नीड टू नो दिस रेशियो एंड नथिंग एल्स। लाइक अगर एक कंपाउंड में दोनों ब्रोमीन है तो फिर बोथ ब्रोमीन 79 79 विल मेक M पीक, फिर एक 79 और एक 80, फिर एक 80 और एक 79, ये बनाएंगे M+2 पीक। फिर दोनों ब्रोमीन 80, ये बनाएंगे M+4 पीक। तो जब दोनों एक 79 एक 80 जाएंगे M+2 में, तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ब्रोमीन 79 एंड वन 80 इज मोर देन बोथ 79 एंड बोथ 80, इसलिए जो M+2 पीक है उसकी हाइट की रेशियो इन दोनों से रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है। So this peak is slightly beyond, but it's there. It was there always in structured paper of A2. अब just on safer side मैंने आप लोगों को explain कर दी है। आप लोगों को जो peaks की otherwise याद रखने की requirement है वो M peak है, फिर M+1 peak है, M+2 peak है, ये 3 main peaks हैं। M peak molecular ion peak है, M+1 कार्बन का heavier isotope बनाता है, M+2 1 हैलोजन एटम्स को शो करती है, और जो सिलेबस में वो क्लोरीन ब्रोमीन की हाइट्स के रेशियोज हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये जितना भी मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, इसके आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, उसमें सब गिवन है, तो उससे आप इसको लिख भी लें और रिकॉर्डिंग दोबारा देख के कर भी लें। अभी इस टॉपिक को आपने मॉक के लिए प्रिपेयर जरूर करना है, ठीक है, लेकिन मॉक के पेपर में आई बी देयर। अगर मुझे लगा कि कोई ये जो टॉपिक्स मैं ऑनलाइन क्लास में करा रहा हूँ इनमें से कोई हैवी या चैलेंजिंग क्वेश्चन बना हुआ है तो आप उसकी टेंशन मत लें, ठीक है। स्टिल आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इनको प्रिपेयर जरूर करें मॉक के लिए, क्योंकि उसके बाद आप इनको सीरियस एफर्ट से कितना करेंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अब इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन किसी के माइंड में आ रहा है मैथ स्पेक्ट्रो पे, तो आप लोग पहले पूछ लो, शाबाश। अच्छा अगर नहीं है तो फिर मैं आपको याद होगा लास्ट टाइम नाइट्रोजन सल्फर से रिलेटेड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करा रहा था। अभी हमारे पास 8-9 मिनट्स हैं, तो मैं एक दो और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनके पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किए थे अभी, मुझे याद है अच्छी तरह, तो आज इस क्लास के बाद ये मैथ स्पेक्ट्रो और वो मैं एक साथ ही शेयर कर दूंगा। सर एमसीक्यूज में वेवलेंथ के भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, जी वो बेटा, भी हमारे IR है, वो हम कल करेंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वो आसान है, मतलब वो मैथ स्पेक्ट्रो जरा ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इस दफा ऐड हुई है नई सिलेबस में, तो मैंने आज ही करा दी। कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं IR और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये दो चीजें कराऊंगा, और कल की डेट से इंशाल्लाह इसको मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा। अगर नहीं हुआ दिन में तो मैं फिर शायद रात को एक और क्लास रखूं, लेकिन बाय टुमारो आई विल सेट यू फ्री, बिकॉज लास्ट वीक में मैंने यही कहा था कि इस वीक में एक दो क्लासेस मुझे और चाहिए होंगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, आप लोग कल की क्लास में करेंगे। अच्छा, ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाइट्रोजन सल्फर में मैंने लास्ट टाइम यूट्रोफिकेशन शायद एक्सप्लेन किया था, उसमें ये एसिड रेन वगैरह भी है। कहने को ये आसान चीज़ें हैं, एक टाइम था हम लोग ये नहीं पढ़ाते थे कि ओ लेवल की बच्चों को आती है, लेकिन फिर पिछले 5-6 सालों में एग्जामिनर ने इन पे अच्छे खासे डिटेल क्वेश्चन AS में सेट करने शुरू किए हैं, तो इसलिए इसको फिर हम गो थ्रू जरूर करते हैं, क्योंकि अपेरेंटली आसान चीज़ों में स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द acidic oxides like sulfur dioxide, sulfur trioxide and nitrogen dioxide। और ये ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं? By the combustion of crude oil और वोल्केनिक एक्टिविटीज जो होती हैं, वोल्केनोज में सल्फर होता है, उनसे आते हैं। और फिर जो मतलब इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, उनसे आते हैं। लाहौर में आपको पता है स्मोक का बड़ा इशू है विंटर्स में स्पेशली, दैट इज बिकॉज the air in Lahore now has saturation of NO2 in it, lots of
NO2 आपको पता है ब्राउन होती है, so especially towards the evening it makes it really brownish or orangish. तो ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और ये क्या करते हैं कि ये जब प्रेजेंट होते हैं एयर में, तो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू SO3, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट और ये इसको SO3 में कन्वर्ट करता है। SO3 फिर वाटर से रिएक्ट करके तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और ये जो है रेन होती है उसके स्टार्ट में कुछ रेन में एसिडिक इफेक्ट होता है ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, और वो फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आपको पता है उसमें स्किन इरिटेशंस, स्किन एलर्जीज और एस्थमा के प्रॉब्लम जो लोग इन एरियाज में रहते हैं। फिर जो मार्बल और स्टैचूज हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ऊपर इफेक्ट आता है। सॉइल और वाटर की पीएच चेंज होती है, उससे एक्वाटिक और प्लांट लाइफ इफेक्ट होती है बैडली। ये सारे इफेक्ट्स हैं बैड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ये ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा बारिश होगी तो भाई हो जाएगी, लेकिन ये जिन एरियाज में पोल्यूशन होती है बहुत ज़्यादा और वहाँ पर ओवर द डिकेड्स these harmful effects of acid rain are visible, तो उन जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। अगेन ये नाइट्रोजन सल्फर के जो PDFs हैं उसमें सब चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो एसिड रेन के साथ आपको कैटालिटिक कन्वर्टर जो कार्स में फिट होता है उस पर क्वेश्चंस भी काफ़ी मिलते हैं MCQs वगैरह में, ये भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने। कैटालिटिक कन्वर्टर कार्स में फिट करते हैं और वो उसका काम ये होता है कि वो जो हार्मफुल ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक एक कार जो है उसमें जो उसका एग्जॉस्ट है इंजन से आगे जो डक्ट साइलेंसर तक जा रही होती है, तो उसमें बीच में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर आपको पता है प्लैटिनम रोडियम मेटल्स होती हैं उसमें, और इनका काम ये होता है कि जो हार्मफुल ऑक्साइड्स बाहर जा रहे होते हैं कंबशन के बाद, एयर से तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आती है, पेट्रोल आप टैंक्स में डलवाते हैं तो कंबशन होती है यहाँ पर, लेकिन जब टेम्परेचर इंजन में बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर नाइट्रोजन भी रिएक्ट करना शुरू हो जाती है ऑक्सीजन के साथ। तो आपको पता है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कुछ अनबर्न फ्यूल होता है। पुरानी गाड़ियों में कुछ पेट्रोल अनबर्न बाहर जा रहा होता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर की जॉब ये होती है कि इन सारी चीज़ों को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लेस हार्मफुल ऑक्साइड्स, CO2 प्लस वाटर और नाइट्रोजन में वापस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने तो बनना ही है ऑब्वियसली कंबशन में, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर जाने की कोशिश कर रही है, उसको वो वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है बाय मेकिंग इट रिएक्ट विद get reduced by the carbon monoxide, or catalytic converters eventually tries to make it into nitrogen. 100% कोई भी कैटालिटिक कन्वर्टर एफिशिएंट नहीं होता, तो कुछ ना कुछ हार्मफुल ऑक्साइड्स निकलते हैं। लेटेस्ट कार्स 10 साल 12 15 साल पुरानी गाड़ियों में भी अब ये कन्वर्टर्स लगे होते हैं, लेकिन जो बहुत पुरानी गाड़ियां उनमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बड़े बड़े ट्रक्स हैं जैसे पुराने, उनकी जो कंबशन हो रही क्रूड ऑयल की, उससे वो ये हार्मफुल ऑक्साइड एयर में जाते हैं, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एसिड रेन इवेंचुअली। ये वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले नोट्स में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन वगैरह है, और अब ये कुछ छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक IR है, हाइब्रिडाइजेशन है मेन, और ये मैं आपसे कल क्लास में इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा। और फिर ये कार्बन नैनो पार्टिकल और इसके एनोड्स जो बने हुए हैं, मतलब कल इसको ख़त्म कर देंगे। आई रियली वांट कि ये ट्यूसडे से ऊपर ना जाए सारा। उसके बाद फिर जिसका कोई जी बेटा सर बैग अब बंद कर दें ऑल अब तब? ये इस काम के लिए आए थे आपने बड़े नहीं मैंने सीरियसली आज से मैंने सर रिस्क नहीं लेना, बैग अब बंद करके बिल्कुल नहीं लेना। बैग तो आपने पकड़ा ही नहीं है, मुझे पता है, नोटबुक भी नहीं खोली हुई, लेकिन चलें आप कह लें कि अपना लैपटॉप आप बंद कर दें या मोबाइल पे ले रहे हैं तो बंद। किसी का कोई क्वेश्चन है बड़ा पूछ ले। कल की क्लास की टाइमिंग भी रफली यही होगी, आपका 10:30 शायद मैं लूँगा क्लास, क्योंकि बाकी स्कूल्स की भी रखी हुई मैंने क्लासेस। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा और मैं स्पेक्ट्रो के नोट्स भी शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी, दैट्स ऑल देन, अल्लाह हाफिज़।